नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट ने जाति जनगणना का जो निर्णय किया है वो कैबिनेट प्रस्ताव में 26 की जनगणना जाति के साथ कराने का निर्णय किया है। मैं एक सामान्य बात कह रहा हूं कि अगर आपको जाति जनगणना करानी है तो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद मत करिए। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद का मतलब ये है कि बमूल पर आप चौसा आम ढूंढ रहे हो। 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे। सवर्ण समाज वोट बैंक की ताकत में कहां से कमजोर है बताइए? घी कहीं कमजोर होता है? हमने जिसकी चाहा उसकी सरकार बनी और हमने हमेशा चाहा कि अच्छी सरकार बने। सवर्ण समाज ने सोचा कि देश का विकास हो। डेडलाइन खत्म होने वाली है, समय सीमा तो बस 2 ही दिनों की थी। जंतर मंतर पर आरक्षण सुधार के लिए प्रदर्शन करने वालों को मोदी सरकार के मंत्री से मिलाना है। ये वादा यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का है। अखिलेश यादव ने इसे रिजर्वेशन खत्म करने की साजिश बताया है। मायावती ने आरक्षण के मुद्दे पर सस्ती राजनीति करने से बचने की चेतावनी दी। तो क्या फंस गई है बीजेपी, वो भी यूपी चुनाव से ठीक पहले? राजधानी में इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। राजनीति में सबसे कठिन काम है बैलेंस बनाना। इसे बैलेंसिंग पॉलिटिक्स भी कहते हैं। इसमें खतरा यह है कि तनिक भी 19-20 हुआ तो समझिए खेल खत्म। सामने यूपी का विधानसभा चुनाव है। बीजेपी बीते 10 सालों से सरकार में है, हैट्रिक लगाने की जुगत में है, लेकिन उसके जाति वाले हिसाब किताब के सामने आरक्षण का भूत खड़ा हो गया है, वो भी कई दिशाओं से। यूजीसी के गाइडलाइन का विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन को लेकर पिछले हफ्ते प्रदर्शन हुआ। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट देश भर से यहां पहुंचे। इसकी आंच लखनऊ तक पहुंच गई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इनमें से कुछ लोगों से मुलाकात की। लखनऊ के ही एक होटल में हर्ष दुबे के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। डिप्टी सीएम पाठक ने कहा कि इनकी मांग हम केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। कल जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें आप सब की हमें पत्र मिला है। उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की तरफ से बताया गया कि ये लोग आरक्षण विरोधी नहीं हैं। आरक्षण सुधार आंदोलन के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। हस्तलिखित एक चिट्ठी भी जारी की गई। लिखा है, हमारा मानना है कि जो वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था है उसमें कुछ बच्चे मेरिट से बहुत ऊपर हैं, कुछ बच्चे बहुत नीचे हैं। हमारे आंदोलन का मुख्य मुद्दा है सभी छात्रों में बौद्धिक क्षमता का समान विकास हो, जिससे आगे के प्रोफेशनल कोर्स में समान अवसर मिल सके। इसके लिए अवसरों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए, जिससे किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो और समाज का भला हो। रिजर्वेशन के खिलाफ लखनऊ में भी प्रदर्शन हुआ। इन लोगों ने आरक्षण की अर्थी निकाली। सामान्य वर्ग के लोगों ने कहा रिजर्वेशन के कारण उन्हें मौके नहीं मिल रहे हैं, न सरकारी नौकरी में और न ही उच्च शिक्षण संस्थानों में। हमारे बच्चों की शिक्षा छीन रहे हैं, अब हमको एट्रोसिटी एक्ट में फंसा रहे हैं, अब आरक्षण से प्रतिभाओं का दमन कर रहे हैं, तो इसलिए हम संवैधानिक अछूत हैं। पूरे देश में सवर्ण समाज वोट देता है और सवर्ण समाज के साथ ये सीधा सीधा छोरा भूखने का काम किया गया है। ये नया कानून लाने की क्या जरूरत थी? हमेशा भारतीय जनता पार्टी को सवर्ण समाज वोट करता आया है, लेकिन जिस तरीके से आज सवर्ण समाज के ऊपर ये काला कानून थोपा गया है, इसलिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी दुविधा में है। संकट बहुत बड़ा है। एक तरफ उसके सामने चुनौती अपने पुराने परंपरागत वोटरों को बचाए रखने की है, मतलब जनरल कास्ट के मतदाता। बीजेपी के हर अच्छे और बुरे दिनों में ये साथ रहे। यूपी में ब्राह्मण, ठाकुर, भूमियार, कायस्थ और वैश्य बिरादरी की कुछ जातियों को मिलाकर 20% का हिसाब किताब बनता है। एक जमाने में तो बीजेपी को ब्राह्मण और बनिया की पार्टी तक कहा जाता था।
बाद में गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव एससी समाज के वोटर पार्टी से जुड़े। इसी जुगलबंदी के दम पर यूपी में बीजेपी 2 बार से सरकार में है। पर पिछले लोकसभा चुनाव में यह समीकरण बिगड़ गया। रिजर्वेशन खत्म करने और संविधान बचाने के नाम पर विपक्ष का नैरेटिव खूब चला। समाजवादी पार्टी को 37 तो बीजेपी को 33 सीटें ही मिली। रिजर्वेशन का जिन्न कई बार बीजेपी को परेशान करता रहा है। आप शायद भूल गए होंगे, पर बिहार में साल 2015 में हुए विधानसभा चुनाव का जिक्र जरूरी है। आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत के एक बयान ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया था। संघ के मुखपत्र पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर को दिए इंटरव्यू में भागवत ने कहा था कि आरक्षण की जरूरत और उसकी समय सीमा पर एक समिति बनाई जानी चाहिए। साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि आरक्षण पर राजनीति हो रही है और इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसे देखते हुए आरक्षण पर फिर से विचार करने की जरूरत है। लालू यादव ने भागवत के बयान पर ऐसा माहौल बनाया कि बीजेपी चुनाव हार गई। रिजर्वेशन के मुद्दे पर बीजेपी के कई सहयोगी दल भी आग बबूला है। मोदी सरकार में मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान इन दिनों यूपी में बहुत एक्टिव है। कहते हैं कि कौन सोच सकता है आरक्षण खत्म करने के बारे में। देखिए, आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी न किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों। शेड्यूल कास्ट कौन सी कास्ट है? ये वो कास्ट हैं जो संविधान में शेड्यूल की गई हैं, जिनका आधार छुआछूत था। उनको आधार बनाया, उनको शेड्यूल किया गया और उन कास्ट को आपने आरक्षण देने का काम किया। इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स है। ये वो कास्ट हैं, ये वो ट्राइब्स हैं जिनको शेड्यूल किया गया है, जिनका रहन सहन, बोलचाल, वेशभूषा सब अलग है, अपने तरीके से है। तो ऐसे में चिन्हित करके ऐसे वर्गों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ बाबा साहेब के द्वारा रचित भारत के संविधान में आरक्षण के प्राविधान किए गए, जिसको आने वाले दिनों में समय समय पर और ज़्यादा सशक्त करने का काम किया गया। और आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं, उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है। तो ऐसे में इतना विस्तृत दायरा कोई सोचे चाहे कि उसको आप यूं ही समाप्त कर सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है। इस पर किसी तरीके की चर्चा संभव नहीं। मोदी सरकार में ही मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कर्ता धर्ता रामदास अठावले ने तो बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग रिजर्वेशन खत्म करने की बात करते हैं उन पर तो एनएसए लगना चाहिए, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। इस एक्ट में 1 साल तक आरोपी को जेल में रखा जा सकता है। अखिलेश यादव को तो समझिए जैसे पॉलिटिकल टॉनिक मिल गया है। पीडीए को धार देने का बहाना, वहीं पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाला फार्मूला। अभी तो जोर ओबीसी और एससी पर है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, मतलब ट्वीट किया है, आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। मामला आरक्षण का है तो फिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भी लंबा चौड़ा पोस्ट आया है। उनका कहना है कि सभी सरकारें आरक्षण विरोधी तत्वों को संरक्षण न दें तो देश के जनहित में होगा। लोगों से भी अपील की है कि वे आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सस्ती राजनीति न करें और न ही होने दें। यूजीसी गाइडलाइंस रोल बैक को लेकर नारे लगते रहते हैं। बांकीपुर और दतिया के उपचुनाव में हार के बाद से बीजेपी बैकफुट पर है। पार्टी के रणनीतिकारों को लगता है कि यूजीसी गाइडलाइन से नाराज लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया है, इसलिए केंद्र सरकार का स्टैंड अब थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है। बीजेपी डैमेज कंट्रोल में है। पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। आपको बताते चलें कि इसी साल 13 जनवरी को यूजीसी ने शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए नए नियम जारी किए थे। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। विश्वविद्यालयों से लेकर कॉलेजों तक के लिए नियम यूजीसी ही तय करती है।
इसके नए गाइडलाइंस जारी होने के बाद हिंदी भाषी राज्यों में जनरल कैटेगरी के लोगों ने कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया, खासतौर से यूपी और बिहार में। बात बढ़ने पर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। देश की सर्वोच्च अदालत ने भारी विरोध प्रदर्शन के बीच रोक लगा दी। इसके बाद से ये मामला ठंडा पड़ गया था। पर सामान्य वर्ग के लोग मांग कर रहे हैं कि जैसे 3 कृषि कानूनों को रद्द किया गया, वैसे ही यूजीसी के नए नियमों को भी रद्द किया जाए। इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि नियमों पर फिर से विचार हो रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच से कहा कि क्या फैसला होगा हम नहीं जानते, पर विचार तो हो रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर केंद्र सरकार ने अपना स्टैंड क्यों बदला। यूजीसी के नए नियम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को संरक्षण देने के लिए लाया गया था। सामान्य वर्ग के स्टूडेंट ने इसे अपने खिलाफ बताया। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका बांकीपुर सीट पर उपचुनाव का नतीजा रहा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहां से विधायक थे। उनके राज्यसभा जाने के बाद से सीट खाली हुई थी। बांकीपुर सीट पर जनरल कैटेगरी के करीब 35% वोटर हैं, लेकिन जनसुराज के प्रशांत किशोर यहां से 20,000 वोटों से चुनाव जीत गए। प्रशांत किशोर की जीत और बीजेपी की हार में एक बड़ा मुद्दा यूजीसी की नई गाइडलाइन को बताया गया। यही हाल एमपी की दतिया विधानसभा सीट का भी रहा, जहां कांग्रेस चुनाव जीत गई। इन दोनों जीत ने बीजेपी को कोर्स करेक्शन करने पर मजबूर कर दिया है। पर यहां भी कैच 22 वाला सिचुएशन है। मतलब केंद्र सरकार यूजीसी के नए गाइडलाइन को वापस लेने का खतरा भी मोल नहीं ले सकती। ऐसा होने पर एससी और ओबीसी समाज के लोग उसके खिलाफ जा सकते हैं। अगले साल मतलब 2027 में 8 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। यूपी का चुनाव सबसे बड़ा है। इसीलिए यूजीसी के नए नियम रद्द करने पर अखिलेश यादव का पीडीए वाला फॉर्मूला मजबूत हो सकता है, मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार इस मामले में कोई फैसला नहीं लेने वाली है। मतलब ये है कोई निर्णय न करने में ही भलाई है। जब तक हो सके इसे टालते रहा जाए। संभव है कि सरकार कोई हाई पावर्ड कमेटी बना दे और उसे कहा जाए कि आप यूजीसी के नए नियमों में बदलाव कैसे करें, इसकी स्टडी करें और फिर इसकी एक रिपोर्ट भी दें, जिससे मामला ठंडे बस्ते में चला जाए। पर उसका क्या, जो अभी शुरू ही हुआ है। मतलब जनगणना, सेंसस यूपी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। कास्ट सेंसस राहुल गांधी और अखिलेश यादव इसे बार बार उठाते रहे। इनके दबाव के बाद केंद्र सरकार ने पहली बार जातिगत जनगणना कर उसके आंकड़े जारी करने का फैसला किया है। आज़ादी से पहले साल 1931 में आखिरी बार जातिवार आंकड़े जारी किए गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ताल ठोकते हुए कास्ट सेंसस कराने की घोषणा की थी। तारीख थी 16 अप्रैल 2026। मैं फिर से एक बार 140 करोड़ की जनता के मन में किसी की भी प्रकार का भ्रांति, कंफ्यूजन न हो, इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट ने जाति जनगणना का जो निर्णय किया है, वो कैबिनेट प्रस्ताव में 26 की जनगणना जाति के साथ कराने का निर्णय किया है। पर तारीख 14 अगस्त आते आते बहुत कुछ बदल गया। भारत सरकार के गजट में प्रकाशित सवालों की लिस्ट में इस 10 नंबर को पढ़िए। लिखा है अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और फिर जाति। इसमें कहीं भी ओबीसी का जिक्र नहीं है। बस यहीं से विवाद शुरू हो गया है। ओबीसी के लिए अलग से कोई कॉलम नहीं दिया गया है, तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी में घालमेल हो सकता है। जाति में भी अलग अलग उपजातियां होती हैं, जैसे मछुआरे समुदाय में कुछ लोग निषाद कहलाते हैं, तो कुछ केवट, तो कुछ मल्लाह। आपको बताते चलें कि साल 2011 की जनगणना में 47 लाख जातियां आ गई थी। सब लोगों ने अपने अपने सरनेम बता दिए थे जाति के नाम पर। तब यूपीए की सरकार थी। तब इस आधार पर जातिवार आंकड़े इसीलिए पेश नहीं किए गए कि इससे जाति का सही डेटा नहीं मिलेगा। और एसटी समाज के लोगों की गिनती तो हर जनगणना में होती है। राहुल गांधी अब ओबीसी की गिनती के पैरोकार हैं। उनकी पार्टी के सांसद जयराम रमेश कहते हैं कि बीजेपी सरकार ने धोखा दिया है। 5 मई 2025 को कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को एक खत लिखा था कि जिस तरीके से बिहार और तेलंगाना में जाति जनगणना कराया गया था, उसी आधार पर आप राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना कराइए।
उसका नजरअंदाज किया गया और खिलवाड़ है, ये विश्वासघात है। मोदी सरकार जाति जनगणना कराना नहीं चाहती है। 30 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया अचानक कि जाति जनगणना कराएंगे। एक साल पहले उन्होंने राहुल जी को कहा था आप अर्बन नक्सल हो क्योंकि आप मांग कर रहे हो कास्ट सेंसस का। तो ये तब दिमागी नहीं था, अर्बन नक्सल था। वो अब अर्बन नक्सल बदलकर दिमागी नक्सल बन गया है। तो कास्ट सेंसस दिमागी नक्सल का प्रतीक है। पर खरगे जी ने कहा अगर आप ईमानदारी से करना चाहते हो कि तेलंगाना और बिहार का मॉडल अपनाओ, वो नहीं किया। ये विश्वासघात है। ये बिल्कुल साफ है कि मोदी सरकार जाति जनगणना नहीं कराना चाहती। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कहते हैं कास्ट सेंसस के नाम पर झुंझुना पकड़ा दिया गया है। देश और जितना पीढ़ी परिवार है वो जाति जनगणना चाहता है, और जिस तरह हमारे दलित समाज को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान दिया है, उसी तरह सबका गिनती हो जाए और उसके बाद आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। ये तो मांग होनी चाहिए। कोई डर के मांग रहा है, कोई खुले मन से मांग रहा है, बस फर्क इतना है। और जिसको अगर चाहिए तो स्वार्थ के साथ नहीं मिल सकता कुछ, आपको वहां खड़ा होना पड़ेगा जहां मिलेगा। मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सामान्य बात कह रहा हूं कि अगर आपको जाति जनगणना करानी है तो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद मत करिए। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद का मतलब यह है कि बमूल पर आप चौसा आम ढूंढ रहे हो। बीजेपी को पता है कास्ट सेंसस से लेकर रिजर्वेशन तक अगर मामला उल्टा पड़ा तो फिर चुनाव पर असर पड़ सकता है। इसीलिए तो पार्टी नैरेटिव बदलने को आतुर है, बेताब है। इसीलिए जैसे ही पता चला कि अयोध्या में कोई मछली कांड हो गया तो मोर्चा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल लिया। कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष ने तो सभी हदें पार कर दी है और कांग्रेस के वास्तविक संस्कार को भी उजागर कर दिया है। कल वो हनुमानगढ़ी गए थे, अयोध्या में हमारा पवित्र धाम है। बड़ी आस्था के साथ, सात्विक भाव के साथ हम जाते हैं। बजरंग बली के लिए तो मंगलवार के दिन हर हिंदू व्रत रखता है। बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरेहु क्लेश विकार, सब प्रकार के क्लेश को, विघ्न बाधा को दूर करने वाला कोई है तो हमारे बजरंग बली हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, हम सब बजरंग बली के भक्त हैं, लेकिन बाबरी के भक्तों का कल आचरण आपने देखा होगा। हनुमानगढ़ी में जाते हैं और बाद में अपने एक कार्यालय में जाकर के मछली का दावत उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शॉर्टकट में कहानी जान लेते हैं मछली कांड की। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय रविवार को अयोध्या में थे। पहले राम मंदिर गए और फिर हनुमानगढ़ी में जाकर पूजा पाठ किया। वहीं बगल में पार्टी के एक नेता राम निहाल निषाद ने भोज रखा था। पूरी सब्जी के अलावा मछली भी परोसी गई। अब बीजेपी कह रही है सावन में एकादशी के दिन मछली भोज, ये तो सनातन का घोर अपमान है। मतलब बीजेपी अपने मुद्दे पर विपक्ष को लाने की कोशिश में है। पूरे देश के अंदर आज अत्याचार अन्याय हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर अत्याचार अन्याय करवा रही है। और अभी आप कल निषाद समाज ने मुझे बुलाया था, हम लोग वहाँ गए थे। भगवान, मैं जब भी अयोध्या जाता हूँ हनुमानगढ़ी हनुमान जी का दर्शन करता हूँ, भगवान राम का दर्शन करता हूँ, उसके बाद कार्यक्रम में जाता हूँ। इसके पहले भी मैं था, इसी प्रकार से कार्यक्रम करता हूँ। और जो भगवान राम के दर्शन को रोके, हम लोगों को दर्शन के लिए रोका जा रहा था, ये चढ़ावा चोर जो भगवान का राम का पैसा खा रहे हैं, हम लोगों ने बात उठाई है तो आज निश्चित तौर से इनको मिर्ची लग रही है। हम लोग कल गए, निषाद समाज का कार्यक्रम रखा था हमारे निषाद समाज के नेता ने, और वहां पर वो मछली बनवा रहे हैं, मछली खिला रहे हैं, वो उनका काम था। मैं कार्यक्रम अटेंड किया, कार्यक्रम अटेंड करके मैं वापस लखनऊ को आया। पर इतिहास गवाह है, जब जब रिजर्वेशन का जन्म बाहर निकला है, नुकसान बीजेपी का ही होता रहा है। तो क्या इस बार भी यूपी चुनाव में इसका असर हो सकता है? क्या है आपकी राय, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी नीतीश चहल ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।